नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमने टॉपिक की शुरुआत की थी विश्व के जलवायु प्रदेशों के बारे में। तो अनेक सारे 12 जलवायु प्रदेशों में विश्व को बांटा गया है। इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विश्वव्यापी जलवायु प्रदेश सहारा, सवाना और मानसून समतुल्य, भूमध्य सागरीय और चीन समतुल्य, पश्चिमी यूरोप, स्टेपी और सेंट लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश, और टैगा या बोरियल जलवायु प्रदेश, टुंड्रा जलवायु प्रदेश, हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। तो नमस्कार सभी को, टॉपिक पर जुड़िएगा। यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है विश्व के जलवायु प्रदेश के बारे में। तो देखते हैं विश्वव्यापी जलवायु प्रदेश। चर्चा की थी कल हमने, याद करिए, विश्वव्यापी जलवायु प्रदेशों के बारे में। विश्वव्यापी जलवायु प्रदेशों का विस्तार जो पाया जाता है वह विस्तार है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो जलवायु प्रदेश स्थित है हम देखते हैं 0 डिग्री के निकटवर्ती क्षेत्रों में, नाम कहलाता है 0 डिग्री का क्षेत्र 0 से 10 डिग्री, और इधर भी 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। ये कहलाएगा विश्वव्यापी जलवायु प्रदेश के नाम से। तो विश्वव्यापी जलवायु प्रदेश 0 से 10 डिग्री उत्तरी व 0 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। तापमान की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर भूमध्य रेखा देखिएगा, बिल्कुल भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में तापमान की मात्रा ज्यादा। जीरो डिग्री या भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में तापमान की मात्रा ज्यादा होगी, वाष्पीकरण अधिक होगा, बादलों का निर्माण ज्यादा होगा, और बादलों का निर्माण ज्यादा होगा तो भूमि के भागों पर वर्षा होती है। यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती है। दोपहर को 3 से 4 बजे के आसपास, 4 से 5 बजे के लगभग बारिश खूब होती है, और बारिश खूब होगी तो यहाँ पर अर्थात वनों का विकास भी खूब होता है। आपके नंबर ब्लॉक नहीं है पिंकी जी, आप कह रहे नंबर ब्लॉक नहीं है, कमेंट नज़र आ रहे हैं मुझे, सबके कमेंट नज़र आ रहे हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा, बढ़िया बात है, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। तो 0 डिग्री के क्षेत्र में तापमान ज़्यादा, वाष्पीकरण अधिक, बादलों का निर्माण, और 0 से 10 डिग्री के निकटवर्ती क्षेत्र में रोजाना शाम को 4 से 5 बजे वर्षा होगी। घने वनों का यहाँ पर विकास हो जाता है। तो घने वनों का यहाँ पर विकास होगा। सदाबहार प्रकृति के वृक्ष हमेशा हरे भरे रहेंगे, क्योंकि रोजाना शाम को वर्षा होती है, तो सदाबहार प्रकृति के वृक्षों का विकास पाया जाता है। वृक्ष घनत्व यहाँ पर सर्वाधिक होता है। वृक्ष घनत्व यहाँ पर सर्वाधिक होगा, क्योंकि बादलों का निर्माण ज़्यादा हो रहा है, बारिश रोजाना हो रही है। रोजाना जब बारिश होगी, रोजाना पेड़ पौधों का विकास होगा, और रोजाना पेड़ पौधों का विकास होगा, घने वनों का यहाँ पर विकास पाया जाता है। तो यहाँ कहलाएगा घने वनों का क्षेत्र है, नाम कहलाते हैं विश्वव्यापी वर्षा वन। इन्हीं को नाम देते हैं सेलवास के नाम से जाना जाता है। ये विश्वव्यापी वर्षा वन कहलाते हैं, इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट, विश्वव्यापी वर्षा वन, विश्वव्यापी वर्षा वन कल पढ़ा था हमने, याद करिए। इन्हीं को नाम दिया जाता है सेलवास के नाम से जाना जाता है। देखिए रोजाना यही परिस्थितियां रहेगी, रोजाना तापमान ज्यादा रहेगा, दिन के समय में तापमान रात में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा तापमान का अंतर नहीं होगा, 10 डिग्री के आसपास ही अंतर आएगा। तो दिन के समय में तापमान लगभग हो जाता है 30-35 डिग्री के आसपास गिरता है, और दोपहर शाम के समय तापमान लगभग 25 डिग्री 22 डिग्री के आसपास रहता है। 10-12 डिग्री का अंतर आता है, इतना ज़्यादा अंतर नहीं। वार्षिक तापांतर है वो केवल 5 डिग्री का रहता है। पूरे वर्ष भर में हमेशा गर्मी रहती है, हमेशा इसी प्रकार का मौसम। तो सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु के स्पष्ट ऋतुओं का अभाव यहाँ पर पाया जाता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा के स्पष्ट ऋतुओं का यहाँ पर अभाव पाया जाता है, नाम कहलाता है विश्वव्यापी वर्षा वन का क्षेत्र। और यहीं पर एक नदी प्रवाहित होती है इस क्षेत्र में, नदी का नाम कहलाती है अमेजन नदी के नाम से जानी जाती है। ये नदी कहलाती है अमेजन नदी। यहाँ पर एक नदी बहती है, नदी का नाम कहलाता है कोंगो नदी के नाम से। अमेजन बेसिन, कोंगो बेसिन का विकास, घनी मात्रा में वनों का विकास, घनी मात्रा में देखिएगा जमीन के ऊपर 5 स्तरों में वृक्षों का विकास देखा जाता है। कई ऊंचे ऊंचे वृक्षों का विकास होता है,
सेकंड द्वितीय स्तर पर और वृक्षों का, तृतीय स्तर पर वृक्षों का विकास, तो 3 स्तर, 4 स्तर और जमीनी स्तर पर घास इत्यादि का विकास हो जाता है। तो 5 स्तरों में वृक्षों का विकास यहाँ पर देखा जाता है। 5 स्तर में वृक्ष यहाँ पर उगते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 स्तरों में वृक्षों का विकास पाया जा रहा है। जैसे मैं आपको दर्शा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा पहले स्तर पर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां यहाँ पर जमीनी स्तर पर, जमीनी स्तर पर वृक्षों का विकास। बेलें वगैरह, लताएं वगैरह भी खूब सारी निकलती है। एपीफाइट और लियाना प्रकार की लताएं यहाँ पर पाई जाती है। एपीफाइट व लियाना प्रकार की लताएं यहाँ पर पाई जाती है। नाम कहलाता है विश्ववतीय वर्षा वन के नाम से। देखिए मेरा काम यहाँ पर पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ने का काम करिए। मैं और कई ज़्यादा कमेंट यहाँ पर नहीं देखूंगा, जरूरी होगा उसी का जवाब दूंगा। तो अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। मैं स्वयं भी डिस्टर्ब होता हूँ यहाँ पर, तो अच्छे से यहाँ पर देखिएगा। तो 5 स्तरों पर यहाँ पर वृक्षों का विकास होता है। जमीनी स्तर पर वृक्षों का विकास और 5 स्तर ऐसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घने वृक्षों का यहाँ पर विकास पाया जाता है। घने वृक्षों का यहाँ पर विकास है। भारी मात्रा में वृक्ष यहाँ पर उग जाते हैं। घने स्तर पर वृक्षों का विकास पाया जाता है। घने वृक्षों का विकास, ये यहाँ की प्रमुख विशेषता है, घने वृक्षों का विकास। तो देखिए अब कंप्लीट बातें सुनिएगा। यहाँ पर वनस्पति, यहाँ के जलवायु, तापमान वगैरह सबके बारे में सुनिएगा। विश्ववतीय जलवायु प्रदेश 0 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, सभी तीनों महाद्वीपों के अंतर्गत पाया जाता है। तीनों महाद्वीपों के अंतर्गत है। इस क्षेत्र में रोजाना शाम को 4 से 5 बजे वर्षा होती है। रोजाना शाम को 4 से 5 बजे वर्षा होती है तो घने वनों का विकास होगा। घने वनों के सदाबहार प्रकृति के वृक्ष यहाँ पर उगाते हैं। 5 स्तरों में वृक्षों का विकास देखा जाता है। बेलें वगैरह, लताएं वगैरह भी खूब उग जाती है। एपीफाइट व लियाना प्रकार की लताओं का यहाँ पर विकास होता है। और इस प्रकार के वनों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। चिड़ियाएं, चमगादड़, विभिन्न कीट वगैरह, पतंगे वगैरह अनेक प्रकार के यहाँ पर विकसित होते हैं। और जमीनी स्तर पर पानी की मात्रा खूब होगी। रेंगने वाले जीव जंतुओं का विकास पाया जाता है। तो इसका विकास मुख्य रूप से 3 महाद्वीपों में, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और इधर एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी द्वीपों के अंतर्गत है। ये जलवायु प्रदेश कहलाता है। विश्ववतीय जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहलाता है विश्ववतीय जलवायु प्रदेश के नाम से। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, वर्णन इसका लिख डालते हैं। विस्तार हमने लिखा था, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार 0 से 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। ये सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो ये विस्तार देखेगा। देखिए एक बात मैं आज आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि मैं नाराज किसी से नहीं रहता हूँ। मेरा काम केवल पढ़ाने का है। मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर और आप लगातार पढ़ने से संबंधित ही, टॉपिक से संबंधित ही कमेंट करिए। मैं यहाँ पर किसी की बर्थडे विश करने या किसी को कोई और कमेंट करने नहीं आऊँगा, ना कभी करूँगा। मेरा काम केवल पढ़ाने का है। मैं केवल यहाँ पर पढ़ाया करूँगा। इसलिए प्लीज़ निवेदन है, आप केवल यहाँ पर पढ़ने में ध्यान रखिएगा। ठीक है, विस्तार इसका 10 डिग्री 0 से 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए वितरण। यह जलवायु देखिए एकदम क्लियर पढ़ेंगे हम। मैं पहला जलवायु प्रदेश समझ में आएगा तो दूसरा तीसरा बढ़िया से उसी स्टाइल में मैं आपको समझाऊंगा। यह जलवायु प्रदेश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप,
व एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी के निकटवर्ती क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप में कोंगो या जायरे नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में अफ्रीका महाद्वीप में कोंगो या जायरे नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में और एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस के द्वीप, व पापुआ न्यू गिनी द्वीप के क्षेत्रों में पाया जाता है। पापुआ न्यू गिनी द्वीप के क्षेत्रों में पाया जाता है। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से टॉपिक में जुड़िए और जो मैंने वितरण वाली बातें लिखाई है जल्दी से आप नोट कर डालिए। तो ये जलवायु प्रदेश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी के निकटवर्ती क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप के कोंगो या जायरे नदी के निकटवर्ती क्षेत्र और एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया, मलेशिया व फिलीपींस के द्वीप पापुआ न्यू गिनी के क्षेत्र में पाया जाता है। यहां तक हमने एक बार लिखा, जरा अच्छे से करिएगा। हाँ, 0 डिग्री का क्षेत्र है, वर्षा की मात्रा खूब होगी तो दलदलनुमा क्षेत्र भी निर्मित हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कई जगह दलदलनुमा क्षेत्रों का निर्माण हो जाएगा। रोजाना शाम को 4 से 5 बजे वर्षा होगी। तो देखिए विस्तार 0 से 10 डिग्री उत्तर दक्षिण, वितरण किन किन महाद्वीपों में, कहाँ के क्षेत्रों में। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर वर्षा और तापमान की मात्रा, फिर देखेंगे यहाँ पर वनस्पति किस प्रकार की है। ये सारी बातें पढ़ते हैं तो जलवायु का यहाँ चारा, ये सारी बातें जलवायु के अंतर्गत कवर की जाती है। तो यहाँ पर नजर आ रहा है, देखिए इसमें विस्तार और वितरण के बारे में, विस्तार और वितरण यहां तक नोट कर लीजिए। अगला लिखते हैं हम इसमें तापमान व वर्षा की मात्रा और वनस्पति की मात्रा, पेड़ पौधे और जीव जंतु वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए, कल पढ़ा भी था हमने, याद करें यहां पर ये सारे बिंदु। जीरो से 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है विषुवतीय जलवायु प्रदेश। 0 से 10 डिग्री है, 20 डिग्री नहीं। 20 डिग्री में तो सवाना घास भूमि का वहां पर विस्तार आ जाएगा 20 डिग्री के आसपास। तो 0 से 10 डिग्री तक की होता है। परिभाषा तो मैंने कौन सी लिखवाई, परिभाषा तो नहीं लिखवाई इसमें मैंने। विस्तार और वितरण के बारे में सर ये लिखा है वो समझा दीजिए, तो बताया था मैंने, याद करिए। पुनः एक बार दर्शा रहा हूं, चित्र में देखिएगा। यहां तक नोट कर लीजिए पहले। वर्णन हो गया, लिख डाला। हो गया।
हो गया टॉपिक। तो आगे देखते हैं इसी के अंतर्गत। यह हमने देखा था, देखिए मैं पुनः बता रहा हूं, यहां पर कई जन कह रहे हैं जीरो तापमान ज्यादा गिरेगा, वर्षा होगी, रोजाना विषुवतीय वर्षा वनों का विकास होगा, सेलवास कहलाएंगे, घने वनों का विकास होता है। 5 स्तर पर वृक्षों का यहाँ पर विकास देखा जाता है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जमीनी स्तर पर घास इत्यादि का विकास, बेलें वगैरह, लताएं वगैरह का विकास होगा। तो ये सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो कहलाता है विषुवतीय वर्षा वन, सेलवास के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए तापमान और वर्षा की मात्रा। तापमान मैंने कहा था रोजाना अधिक गिरता है, यहाँ पर लगभग 30 से 35 डिग्री तापमान यहाँ पर गिर जाता है। 30-35 डिग्री तापमान गिरेगा दिन के समय, और रोजाना शाम के समय वर्षा, तो लगभग पूरे वर्ष तक यही परिस्थितियां चलेगी। तो एक इंपॉर्टेंट तथ्य निकल कर आया, यहाँ पर सर्दी, गर्मी और वर्षा की तीनों प्रकार की ऋतुओं का अभाव यहाँ पर पाया जाता है। तीनों एक समान ही नजर आती है, जैसे भारत में दिखता है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश होती है, सभी प्रकार के अर्थात मौसम है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं देता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा की तीनों प्रकार की ऋतुओं का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, अभाव पाया जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं वर्षा की मात्रा। समय पर जुड़ने का प्रयास करिए तो थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। तो अगला यहां पर लिख रहा हूं वर्षा व तापमान। वर्षा व इस जलवायु प्रदेश में दिन में तापमान की अधिकता रहती है, दिन में तापमान की अधिकता रहती है, और तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री के निकट रहता है। और समुद्री भाग में जल के वाष्पीकरण के द्वारा बादलों का निर्माण और भूमि के भागों पर रोजाना शाम को 4 से 5 बजे, और रोजाना शाम को 4 से 5 बजे वर्षा होती है। ऐसी वर्षा को संवहनीय वर्षा, ऐसी वर्षा को संवहनीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। तापमान डिग्री 30 से 32 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के निकट रहता है, सेंटीग्रेड कहते हैं, सेल्सियस कहते हैं। संवहनीय वर्षा, ऐसी वर्षा को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। संवहनीय वर्षा कहा जाता है। तो संवहनीय वर्षा होती है रोजाना, यहां पर तापमान होता है वो दिन के समय अधिक गिरता है,
दैनिक तापांतर दैनिक तापांतर दैनिक तापांतर का मतलब होता है दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर। जैसे अधिकतम तापमान हुआ 32 डिग्री, न्यूनतम तापमान हुआ 22 डिग्री, तो तापांतर कितना हो गया 10 डिग्री। तो अधिकतम व न्यूनतम तापमान के अंतर को, दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहा जाता है। तो यहाँ दैनिक तापांतर लगभग 10 से 12 डिग्री रहता है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जबकि वार्षिक तापांतर वार्षिक तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। पूरा वर्ष भर में लगभग हर महीने का तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, लगभग एक समान ही रहता है। तो थोड़ा बहुत ही अंतर है, 5 डिग्री का अंतर है। वार्षिक तापांतर, वर्ष के सभी महीनों के तापमान का जो अंतर है, वर्ष के अधिकतम, जिस महीने में तापमान अधिकतम गिरा और जिस महीने में न्यूनतम गिरा, ऐसा वार्षिक तापांतर उसे कहते हैं। वर्ष का अर्थात जिस महीने में तापमान अधिक गिरा और जिस महीने में न्यूनतम गिरा, उसका जो अंतर होता है वो कहलाता है वार्षिक तापांतर कहलाता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट में रहता है। तो इतना ही है, वार्षिक तापांतर लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट में रहता है। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट में यहां पर रहता है। यहां सर्दी, गर्मी व वर्षा की स्पष्ट ऋतुओं का अभाव पाया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सर्दी, गर्मी और वर्षा की स्पष्ट ऋतुओं का अभाव पाया जाता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा के स्पष्ट ऋतुओं का अभाव पाया जाता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा के स्पष्ट ऋतुओं का यहां पर अभाव पाया जाता है। तो यहां पर ये बातें इंपॉर्टेंट है। संवहनीय वर्षा क्या होती है मैं आपको देख के बताऊंगा। इंग्लिश में क्या शब्द है कल मैं लेके आऊंगा, इंग्लिश में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इंग्लिश में मैं देख के आपको जरूर बता दूंगा। संवहनीय वर्षा, रोजाना होने वाली ये जो वर्षा होती है इसको कहते हैं संवहनीय वर्षा के नाम से। आप भी सर्च मार के देखना, मैं भी देखूंगा, ट्राई करूंगा, आपको बताऊंगा जरूर। संवहनीय वर्षा होती है दैनिक तापांतर 10 से 12 डिग्री, वार्षिक तापांतर 5 डिग्री, सर्दी, गर्मी और वर्षा की स्पष्ट ऋतुओं का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। तो यू ही अब यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा होती है इस जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा की मात्रा लगभग 200 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर होती है। देखिए मेरे साथ टॉपिक प्रारंभ होते ही आप जुड़िएगा। संवहनीय वर्षा किसे कहा जाता है कल भी बताया था, आज भी बता दिया 2 बार, तो आप अच्छे से सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है। संवहनीय वर्षा मैंने कहा था दिन में तापमान गिरना, बादलों का निर्माण होना, दोपहर तक और रोजाना शाम को 4 से 5 बजे वर्षा हो जाना, ऐसी वर्षा कहलाती है, संवहनीय वर्षा कहलाती है। वर्षा को 3 प्रकार से बांटा गया, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और मॉनसून या चक्रवाती वर्षा, ये 3 इनके प्रकार कहे जाते हैं। तो उनमें से एक वर्षा का टाइप पे नाम कहलाता है संवहनीय वर्षा के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। कन्वेक्शनल रेन कहा जाता है, सुनिएगा सही का, कन्वेक्शनल रेन कहा जाता है, संवहनीय वर्षा को कहा जाता है कन्वेक्शनल रेन। कन्वेक्शनल रेन कहलाती है संवहनीय वर्षा के नाम से, ठीक है। बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बढ़िया। कन्वेक्शनल रेन कहलाती है, संवहनीय वर्षा कहलाती है। इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो 2-4 जलवायु प्रदेश पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे।
पहले एक बार समझिएगा, क्वेश्चन में हमेशा सॉल्व कराता हूं, इस बार भी करवाऊंगा। 3-4 जलवायु प्रदेश पहले पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद में प्रश्न लेके आऊंगा। अभी लेके आऊंगा तो आएगा नहीं, क्योंकि जलवायु प्रदेश तो पढ़ा कहाँ है, अभी पहला ही तो है 12 में से। 4-5 हो जाने दीजिए, उसके बाद में मैं जरूर आपको दर्शाऊंगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, वर्षा व तापमान की मात्रा। ये लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है। सर्दी, गर्मी और वर्षा की स्पष्ट ऋतुओं का यहां पर अभाव पाया जाता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा की स्पष्ट ऋतुओं का अभाव पाया जाता है। जिन्होंने कॉल नहीं उठाया, कॉल में कर रहा हूं, रोजाना बात कर रहा हूं आप लोगों से, कुछ जनों तो जो नहीं उठाया कोई बात नहीं, बाद में उनके फोन आ जाएगा, चिंता मत करिए। लेकिन बस अभी आप पढ़ने में अपना ध्यान लगाइए, मैं जरूर कॉल कर दिया करूंगा वापस से। तो वर्षा व तापमान की मात्रा, वो वनस्पति में आया, बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी यहां पर, वनस्पति में आएगा। 5 स्तर पर वनों का विकास, पेड़ पौधे जीव जंतु भी। तो अगला यहां पर इसी में बिंदु है, नाम लिखते हैं। पेड़ पौधे व जीव जंतु। इस जलवायु प्रदेश में देखिए, जलवायु प्रदेश बढ़िया से समझ लेंगे। मैं कोपेन ने क्या क्या नामकरण दिए थे वो भी बताऊंगा, टॉपिक के साथ साथ ही बढ़िया से समझाऊंगा। तो मुझे सुनते रहिएगा, आंसर सब समझ में आएगा, कोपेन वगैरह सब कुछ समझ में आएगा बढ़िया से। तो यहां पर आप मेरे साथ साथ बस समझते जाइएगा, समय आने पर सब मैं ले आऊंगा आपके यहां पर। कोपेन ने क्या कहा, कौन से हैं, वो सारे मैं आपको दर्शा दूंगा यहां पर। ठीक है, इस जलवायु प्रदेश में प्रतिदिन होने वाली वर्षा, प्रतिदिन होने वाली वर्षा एवं तापमान की अधिकता के कारण घने वनों का विकास, डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, घने वनों का। परिभाषा वाली स्लाइड दिखा देता हूं, आप बार बार डिमांड कर रहे हैं। कल का बिंदु आप अच्छे से देखेगा पहले। जलवायु के जो स्थान विशेष की लंबे समय की मौसम के दशाओं का योग है, जबकि मौसम अपेक्षाकृत छोटे समय के संदर्भ में आकलित किया जाता है। जलवायु के निर्धारण तापमान, वर्षा, दैनिक व वार्षिक तापांतर, वनस्पति इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। ये मैंने कल आपको लिखवाया था, याद करिए। ठीक है, ये मैंने स्लाइड आपको दिखा दी है, आगे आप देखिएगा। इस जलवायु प्रदेश में प्रतिदिन होने वाली वर्षा, तापमान की अधिकता के कारण घने वनों का विकास पाया जाता है। घने वनों का विकास पाया जाता है। घने वनों का विकास पाया जाता है। यहां पर पाए जाने वाले वन सदाबहार प्रकृति के होते हैं। यहां पाए जाने वाले सदाबहार प्रकृति के होते हैं। घने वनों का विकास पाया जा, सदाबहार प्रकृति के वन होंगे। यहां पर हो गया यहां तक नोट करिएगा। पेड़ पौधे जीव जंतु, देखिए मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा, चाहे आप कोई भी किताब पढ़ लीजिएगा जाकर। भौतिक भूगोल सविंदर सिंह में सबसे बढ़िया दे रखा है, भौतिक जलवायु विभाजन, उसी की सारी बातें पढ़कर मैं आपके सामने दर्शा रहा हूं, तो उनको जरा अच्छे से समझिएगा। हाँ, पेड़ पौधे अभी सबके नाम लिखूंगा, अभी तो टॉपिक चल रहा है मेरा, इसमें मैं बहुत डिटेल से आपके सामने वर्णन करूंगा जलवायु प्रदेशों का। फिर एग्जाम में कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं अटकेंगे, पक्का है।
वन सदाबहार प्रकृति के होते हैं। अब यहां पर बातें समझिएगा। देखिए, मैं यदि क्लास में पढ़ाता हूं और आपसे टेस्ट लेता हूं रोजाना, इस बार किसी मान लीजिए 25 में से 20 आए, किसी के 15 आए, किसी के 10 आए, तो आपस में क्या लगेगा? कंपटीशन लगेगा कि कौन आगे की ओर लगातार बढ़े, कौन अच्छे नंबर लेकर आए अगली बार टेस्ट में और पहली रैंक प्राप्त करे। वैसे ही यहाँ पर वर्षा की मात्रा रोजाना हो रही है, तापमान खूब हो रहा है, प्रतिस्पर्धा लगती है पेड़ पौधों की यहाँ पर आगे बढ़ने की। इतने सारे पेड़ पौधे उग जाएंगे कि तिरछा फैलने की जगह नहीं मिलेगी। एक बेंच से मान लीजिए क्लास में और 4 जन, एक जना ही बैठा है, लेटे लेटे पढ़िए, कौन मना करने वाला है? सेम बात ऐसा ही, एक क्लास में यदि 5 जने पढ़ रहे हैं, एक बेंच पर 5 जने पढ़ रहे हैं क्लास में, तो 5 में एक जने 5 बेंच पर बैठे हैं, सबको कैसा बैठना पड़ेगा? एकदम सीधा बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हिलने डुलने की जगह नहीं मिलेगी। या वृक्ष घनत्व तो बहुत ज्यादा है, इसलिए तिरछे वृक्षों का विकास नहीं होगा। कैसे वृक्षों का विकास होगा? बिल्कुल सीधे सीधे वृक्षों का विकास होगा। तो यहाँ पर एकदम सीधे सीधे वृक्षों का विकास पाया जाता है, तो ये वन कहलाते हैं। एकदम लंबे और सीधे वृक्ष होते हैं, घनत्व ज्यादा होगा। 5 स्तरों में वृक्षों का विकास, 4 तो वृक्ष और एक जमीनी स्तर पर वृक्षों का विकास या घास का विकास होता है। तो ऐसे 5 स्तरों पर वृक्षों का विकास पाया जाता है। तो यहां पर देखिएगा, यही बात हमने देखा आगे, प्रतिदिन होने वाले वर्षा वृक्षों की अधिकता के कारण वनों का विकास पाया जाता है। सदाबहार प्रकृति के होते हैं। यहां 5 स्तरों में वृक्षों का विकास, 5 स्तरों में वृक्षों का विकास पाया जाता है। यहां जमीनी स्तर पर घास एवं लताएं भी, लताएं मतलब बेलें कहें, लताएं भी पाई जाती है। प्रमुख लताओं में एपीफाइटवा लियाना है। यहां के सदाबहार प्रकृति के वृक्षों में रबड़, महोगनी, रोजवुड व सिंकोना है। रबड़, महोगनी, रोजवुड और सिंकोना के वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्षों के नाम है, याद रखने, रबड़, महोगनी, रोजवुड और सिंकोना। सिंकोना के वृक्ष की छाल से कुनेन औषधि बनाई जाती है, जिससे मलेरिया में अचूक उपाय किया जाता है। नाम कहलाता है सिंकोना के नाम से। देखिए, यहां पर वृक्षों की ऊंचाई होती है, बहुत अधिक होती है। सबसे ऊंचे ऊंचे वृक्षों का विकास पाया जाता है। सबसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष यहां पर पाए जाएंगे। ऊंचे ऊंचे वृक्ष इसलिए होंगे क्योंकि पानी की मात्रा रोजाना गिर रही है, तापमान भी खूब गिर रहा है। वृक्षों के विकास के लिए यही तो 2 परिस्थितियां चाहिए अच्छा विकसित होने के लिए, बढ़ने के लिए। तापमान और वर्षा की मात्रा दोनों ही ज्यादा है तो वृक्षों का विकास यहां पर खूब होगा। प्रकाश की खोज में ऊपर की ओर भागेंगे, क्योंकि तापमान गिरेगा, बहुत ज्यादा वृक्ष न तो होगा, प्रत्येक वृक्ष को तापमान चाहिए, तो प्रकाश की खोज में इनका विकास होगा, ऊंचाई की ओर होगा। तो यहां पर लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वृक्षों का विकास पाया जाता है। प्रमुख वृक्ष है रबड़, महोगनी, रोजवुड, सिंकोना। इस जलवायु प्रदेश में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई
जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहां वृक्षों पर चिड़िया, चमगादड़, चमगादड़, कीट पतंगे इत्यादि पाए जाते हैं। एवं भूमि पर रेंगने वाले जंतु भी पाए जाते हैं। तो ये यहाँ का हुआ जलवायु प्रदेश के बारे में, विषुवतीय जलवायु प्रदेश। सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तापमान, यहाँ पर तापमान के बारे में, वर्षा के बारे में, इतना बड़ा तो लिख दिया शब्द, इससे बड़े अब और क्या लिखूं बताइए। देशराज जी आप कह रहे हैं शब्द बड़े, शब्द तो काफी बड़े लिख दिए हैं, देखिए इससे बड़े बड़े अब क्या शब्द लिखे बताएं। तो भूमि पर रेंगने वाले जंतु भी पाए जाते हैं, कीट पतंगे इत्यादि। प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जैव विविधता। प्रमुख वृक्षों के नाम एपिफाइट लियाना प्रकार की यहाँ पर लताएं पाई जाती है। तो ये कहलाता है विषुवतीय जलवायु प्रदेश। रेंगने वाले जंतु में आगे यहाँ पर एनाकोंडा सांप होता है, पाया जाता है, प्रसिद्ध, बिल्कुल सही कहा। यह जलवायु प्रदेश कहलाएगा विषुवतीय जलवायु प्रदेश के नाम से। देखिए मैं इसकी मुख्य विशेषताएं बता रहा हूं आपके सामने। तो विषुवतीय जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषताएं होगी, वो कहलाती है यहाँ पर रोजाना शाम को वर्षा, संवहनीय वर्षा, जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, दैनिक तापांतर 10 डिग्री, वार्षिक तापांतर बहुत ही कम रहता है और भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में इसका विकास होता है। भूमध्य रेखा के निकट में इसका विकास होगा, नाम कहलाता है विषुवतीय वर्षावन। 3 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। इन 3 महाद्वीपों में इसका विकास पाया जाता है। यहां वृक्षों की ऊंचाई की ऊंचाई 40 से 50 मीटर तक, 50 मीटर मतलब लगभग 150 फीट हो गया, 40 से 50 मीटर तक होती है। कौन सी बुक पढ़े? सविंदर सिंह होती है। सविंदर सिंह बुक आप पढ़ सकते हो तो बढ़िया रहेगा। बहुत ही भूगोल में उसमें भी दे रखा है, लेकिन मैंने सारी बातें लगभग कवर कर दी, उसमें कोई आप ना भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, विषुवतीय जलवायु प्रदेश इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन के नाम से, कल बताया था मैंने, शुरुआत की थी तब, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन के नाम से। ठीक है, तो ये कहलाएगा यहाँ पर विषुवतीय जलवायु प्रदेश। वर्षा की मात्रा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जैव विविधता कहें, वर्षा की मात्रा 2 सेंटीमीटर, संवहनीय वर्षा, सर्दी गर्मी और वर्षा के स्पष्ट ऋतुओं का अभाव पाया जाता है। अब अगला आता हूं मैं, नेक्स्ट जलवायु प्रदेश मॉनसूनी जलवायु प्रदेश के नाम से। मॉनसूनी जलवायु प्रदेश नोट कर लीजिए, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन के नाम से, इंग्लिश में नाम है विषुवतीय जलवायु प्रदेश का इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन। यह अभी लिखा हो गया नोट यहां पर। तो अगला जलवायु प्रदेश चर्चा करता हूं, मॉनसूनी जलवायु प्रदेश के बारे में। काफी डिटेल में बातें लिख दी यहां पर, एग्जाम में सवाल ये आएंगे, मॉनसून जलवायु प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या है, कहां पाया जाता है, कैसी वनस्पति होती है, घने कितने स्तर पर वृक्षों का विकास होता है, सारी बातें हो गया यहां पर। तो अगला देखिएगा जलवायु प्रदेश है 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में जो जलवायु पाई जाती है, नाम कहलाता है मॉनसून समतुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से। 10 से 30 डिग्री महाद्वीपों के पूर्वी भागों में जो जलवायु पाई जाती है, नाम कहलाती है मॉनसून समतुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। कच्चा चिट्टा नहीं होगा तो विश्व नक्शे में ही दर्शाना होगा, इसका कच्चा चिट्टा तो नहीं बन पाएगा, मुश्किल है।
ये तो कोई भी किताब में आप खोलकर देखिएगा, चित्र बना आपको दिख जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो चित्र बनाना फिर मुश्किल है। सर वनवाल की बुक सही है क्या, उसमें ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कवर होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं मेरे अनुसार, तो उतना बढ़िया पुस्तक नहीं है। बढ़िया पढ़नी है तो सविंदर सिंह वाली पढ़िए, टॉपिक के अनुसार जो मैं बताऊं। जलवायु प्रदेश पढ़ने सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल आती है, उसमें से पढ़िए। उसमें अधूरा लिख रखा है, वनवाल वाली बुक में उतना अच्छा नहीं है, तो मेरे अनुसार उसमें बढ़िया नहीं है। आप पढ़ सकते हो भौतिक भूगोल सविंदर सिंह, वो वाली पढ़िए, अच्छा रहेगा। हाँ, मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में 10 से 30 डिग्री महाद्वीप पूर्वी भागों में कहाँ पर है जरा देखिएगा विश्व नक्शे में, यहाँ पर आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर एक आता है दक्षिणी एशिया का क्षेत्र, यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र, यहाँ दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। यहां पर है देखिए ये वाला सारा क्षेत्र, मध्य अमेरिका व मैक्सिको, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका व मैक्सिको। और यहां पर देखेगा इधर की ओर है ब्राजील देश का पूर्वी तटीय क्षेत्र, ब्राजील का पूर्वी तटीय क्षेत्र। और यहां पर देखिएगा इसी के अंतर्गत यहां एक देश है, देश का नाम कहलाता है मोजाम्बिक, और यहां पर देश से नाम कहलाता है मेडागास्कर। तो यहां पर नाम आएगा मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और यहां पर है ऑस्ट्रेलिया देश का उत्तर पूर्वी भाग, महाद्वीप का ये जो पूर्वी हिस्सा इधर का भाग ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया का उत्तर व पूर्वी भाग। ये कहलाता है मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार कहलाता है, मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश। तो ये इन जगहों पर विस्तार है। दक्षिण एशिया, भारत और निकटवर्ती देश कहलाएंगे। पहले हमने भौगोलिक संगठन पढ़े थे, याद करिए। भौगोलिक संगठन के अंतर्गत आते हैं, हमने पढ़ा था सार्क कंट्रीज, ये वही है दक्षिण एशिया सार्क। दक्षिण पूर्व एशिया आसियान, याद करिए, अभी आ रहा होगा। सार्क और आसियान कंट्रीज में, सार्क में आएगा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, 8 देश है। और आसियान कंट्रीज में 10 है, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई और सिंगापुर, 10 देश होंगे ये सारे। तो यहाँ पर देखिएगा मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेशों का विस्तार है, ये यहाँ पर होगा दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील का पूर्वी भाग, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देश का पूर्वी भाग। यहाँ पर ये सारे जो जलवायु प्रदेश से कहलाते हैं मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश। 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में। देखिए थोड़ा कम वितरण समझ में आया होगा, मैं एक चित्र में और बना रहा हूं आपके सामने, अच्छे से याद करिए। जो अभी पिछला चित्र हमने देखा था उसी में मैं आपको यहाँ पर दर्शाऊंगा। देखिए ये 0 से 10 था, यहाँ पर 10 से 30 डिग्री आ जाएगा। ये 0 से 10 डिग्री, इधर भी 0 से 10 डिग्री पढ़ा था अभी हमने। विषुवतीय जलवायु प्रदेश 10 से 30 डिग्री, देखिए यही 10 से 30 डिग्री आ रहा है, यही तो आ रहा है। देखिए 10 से 30 डिग्री, 10 डिग्री यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ये 10 से 30 डिग्री आ गया महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का पूर्वी भाग। ये यहाँ पर फिर से महाद्वीप का ये पूर्वी भाग हो जाएगा, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और ये सभी, ये कहलाएगा 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। दस से 30 डिग्री मध्य अमेरिका, मैक्सिको, ये कहलाएगा दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया। यहां पर देखिए दक्षिण एशिया और ये कहलाएगा दक्षिण एशिया।
ये कहलाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। बात समझ में आ रही है? देखें, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और इधर मध्य अमेरिका व मैक्सिको। ये जो जलवायु प्रदेश बता रहा हूं, मध्य अमेरिका, अमेरिका व मैक्सिको। देखिए यहां पर यही वाला भाग होगा। यहां पर ये जो जलवायु प्रदेश है, इसमें देखिएगा अगला जो दर्शा रहा हूं, यहां पर देखिए ब्राजील देश का पूर्वी तटीय भाग जो भी दर्शाया था, ब्राजील का पूरी भाग 10 से 30 के बीच में। इधर फिर से 10 से 30 के बीच में मोजाम्बिक और मेडागास्कर आ जाएगा यहां पर, और यह आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश का उत्तर पूर्वी भाग। ये देखिए इसी सीध में आ रहा है यहां पर लगभग तीनों यहां पर। तो ये कहलाएगा मानसून के विषुवतीय के बाद में क्या होता है, मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश महाद्वीपों के पूर्वी भागों में। तो यही नक्शा, इसको जरा दूसरे में कंपेयर करते हुए दर्शा दिया, और ये यहाँ पर अलग से मैंने आपको दर्शाया है। ये कहलाता है दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील का पूर्वी तटीय क्षेत्र, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया देश का उत्तर पूर्वी भाग। ये सारा जलवायु प्रदेश कहलाएगा मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में। 7th क्लास 8th क्लास के एनसीईआरटी वगैरह में चित्र दे रखा होगा, तो मैं कल पीडीएफ आपको इसकी अवेलेबल करा दूंगा इस वाले चित्र की। तो या इस वाला तो बना भी लिया होगा, पीडीएफ की भी मेरे ख्याल से ज्यादा आवश्यकता नहीं, ये तो सिंपल चित्र है। ये याद रखिएगा, अपना आप समझ में आ जाएगा। यहां पर ये वाला याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई या नहीं, मुझे बताएं जरा कमेंट करके। मध्य अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ब्राजील का पूर्वी तटीय क्षेत्र, और ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया देश का उत्तर पूर्वी भाग। ये कहलाता है मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश के क्षेत्रों के नाम। यहां पर कोई दिक्कत बोलिए मुझे, ये बातें समझ में आई या नहीं? इसका वितरण समझ में आया या नहीं? इसके वितरण से एग्जाम में सवाल बनते हैं, कौन सा निम्न में से मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार है और कहां पर नहीं है। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए ये वितरण बताएं, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील का पूर्वी तटीय क्षेत्र, और यहां पर मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भाग। मैं इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूं, बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा। ऐसा लगेगा आपको सर वर्ल्ड से ज्यादा मजा इंडिया में आ गया है, जब इंडिया पढ़ेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो अभी वर्ल्ड पढ़िएगा, इंडिया भी पढ़ेंगे हम लोग। बात समझ में आई? क्लियर है? ये सारे बिंदु कहलाता है मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश। मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। तो देखिए इसमें सबसे प्रबल जो जलवायु पाई जाती है मानसून समतुल्य की, वो कहां पर है? भारत देश में। भारत देश में सबसे प्रबल ये जलवायु पाई जाती है। तो बस इसी से हम आंसर निकालेंगे। देखें इंडिया में तो रहते हैं हम, इंडिया में रहते हैं, यहाँ की जलवायु का, यहाँ का गर्मी सर्दी मौसम का आइडिया होगा, उससे हमारे आंसर आ जाएंगे। तो सुनिएगा यहाँ पर मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश में इंडिया के बारे में, यहाँ पर सदाबहार प्रकृति के वृक्ष भी पाए जाते हैं और मानसून समतुल्य प्रकार के वृक्ष भी पाए जाते हैं। सदाबहार प्रकृति के वृक्ष पाए जाते हैं केरल राज्य इत्यादि में। तो यहाँ पर इस जलवायु प्रदेश में अर्थात वर्षा की जो मात्रा होती है वो लगभग कह सकते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। जहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी वहाँ पर हो जाते हैं मानसून समतुल्य वृक्षों का विकास, और जहाँ 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी वहाँ पर सदाबहार प्रकृति के वृक्षों का विकास पाया जाता है। यहाँ सर्दी, गर्मी और वर्षा तीनों की स्पष्ट ऋतुएं देखी जाती है। सर्दी, गर्मी और वर्षा तीनों की स्पष्ट ऋतुएं यहाँ पर देखी जाती है। 6 महीने पवनें चलती है ग्रीष्म काल में, जल समीर, जलीय समीर याद करिए पवनों में, और 6 महीने चलती है स्थलीय समीर। तो 6 महीने पवनें अर्थात जलीय और 6 महीने स्थलीय पवनें यहाँ पर चला करती है। वृक्षों का विकास मानसूनी व सदाबहार दोनों प्रकार के होता है। ग्रीष्म काल में तापमान बहुत अधिक रहता है, 35 डिग्री के आसपास रहता है। एवरेज रूप से कहें पश्चिमी राजस्थान में तो 40-45 डिग्री भी चला जाता है, लेकिन यहाँ पर 30-35 डिग्री के आसपास तापमान रहता है ग्रीष्म काल के दौरान। 27 डिग्री से तो ज़्यादा ही रहता है। तो कोपेन ने एक आंकड़ा दिया था 27, वो याद रखना, इसलिए 27 से कंपेयर करा रहा हूँ। 27 डिग्री से गर्मियों में तो तापमान अधिक रहता है, और सर्दियों में तापमान चला जाता है 8 से 10 डिग्री। उत्तर भारत में देखिए ठंड भी खूब पड़ती है, तो 8 से 10 डिग्री के निकट भी तापमान यहाँ पर रह जाता है। तो सर्दी, गर्मी, वर्षा की तीनों के स्पष्ट ऋतुएं।
वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी वहाँ मानसूनी वन, 200 सेंटीमीटर होंगे वहाँ सदाबहार वनों का विकास पाया जाता है। यहाँ पर जैव विविधता की मात्रा होती है वो विषुवतीय वर्षा वनों की तुलना में क्या होगी, कम होती है। सदाबहार वनों का विकास पाया जाता है भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में। बिल्कुल सही कहा आपने, राजकुमार जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, वहां सदाबहार वन होंगे। और शेष भारत के क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो वन होते हैं मानसूनी वनों का विकास देखा जाता है। तो ये इनका वितरण हुआ, वर्षा की मात्रा, तापमान और वनस्पति की मात्रा वगैरह। और जो वनस्पति होती है सदाबहार वनों में वही रबड़, महोगनी, रोजवुड और सिंकोना। और मानसूनी वनों में साल, सागवान, पीपल, पलास इत्यादि ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं, मानसूनी वनों के उदाहरण कहलाते हैं। सारा समतुल्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में होगा। आप पूछ रहे हैं, राजू राम जी पूछ रहे हैं 10 से 30 में तो सारा और सवाना भी है। सारा आ जाएगा महाद्वीपों के मध्यवर्त, सारा आ जाएगा महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में सारा समतुल्य मरुस्थलीय प्रदेश, और सवाना आ जाएगा महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में। तो दोनों में यहां पर थोड़ा सा अंतर होगा। ठीक है, चित्र में देखा था हमने, चित्र में पढ़ा था हमने, महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में क्या होगा, सवाना या समतुल्य, जबकि पश्चिमी भागों में होगा सारा समतुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। तो ये यहां पर कहलाएगा मानसूनी समतुल्य जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार और वितरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। विस्तार 10 से 30 डिग्री और इन सभी महाद्वीपों के इन वाले भागों के अंतर्गत। तो मुझे देख के बताइए, क्या मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश भारत, भूटान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में, और भारत, भूटान, बांग्लादेश और हम कहें तो ऑस्ट्रेलिया देश के तस्मानिया द्वीप में निम्न में से कहां पर नहीं पाई जाएगी, ये जरा बताएं मुझे। प्रश्न रखता हूं मैं आपके सामने एक, देखिएगा यहां पर समझ में आया नहीं, जरा मुझे पता लगेगा। निम्न में से कहां पर मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार नहीं है। प्रश्न में आंसर दीजिएगा, मुझे पता लगेगा समझ में आया नहीं आपको। बांग्लादेश, भारत, मेडागास्कर और न्यूजीलैंड, निम्न में से कहां पर, हाँ मैंने तस्मानिया एक जगह न्यूजीलैंड लिख दिया, इस बार सही है। भारत, बांग्लादेश, मेडागास्कर और न्यूजीलैंड, कहां पर निम्न में से मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाएगा, बताइए। हाँ, तस्मानिया में नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। इन ऑप्शन में कहां पर नहीं होगा मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार, मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार कहां पर नहीं होगा, बांग्लादेश, भारत, मेडागास्कर और न्यूजीलैंड। सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। क्या होगा, ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही का डी ऑप्शन होगा यहां पर। न्यूजीलैंड में ऐसी जलवायु का विस्तार नहीं पाया जाएगा। तो न्यूजीलैंड में कौन सी पाई जाएगी, आगे टॉपिक आएगा हमारे, चर्चा करेंगे, उस समय आंसर दीजिएगा बढ़िया से। अभी तो यहां पर ये बताएं न्यूजीलैंड में इस प्रकार की जलवायु का विस्तार नहीं पाया जाता है। तो आंसर कहलाएगा डी ऑप्शन यहां पर सही है। तो चलिए लिख डालते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश लिखते जाएंगे, साथ में समझ में आता चला जाएगा। ये सारे इसके वितरण कहलाएंगे। 10 से 30 डिग्री यहां पर भी दर्शाया, और इस चित्र से कंपेयर करते हुए मैंने यहां पर भी दर्शाया था 10 डिग्री, ये उत्तर में, ये 10 डिग्री उत्तर में 10 से 30, और यहां पर 10 से 30 इधर मोजाम्बिक, मेडागास्कर पेड़ बना दिया, अन्यथा यहां भी दर्शा था मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया देश का उत्तरी और पूर्वी भाग, यहां पर भी 10 से 30 के मध्य में। तो लिखते हैं हम मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश।
देखिए पिछला पढ़ा याद आ रहा होगा। दक्षिण एशिया का मतलब क्या होगा? दक्षिण एशिया का मतलब होगा हम पढ़ेंगे सार्क कंट्रीज, दक्षिण पूर्व एशिया, आसियान कंट्रीज। पढ़ा हुआ आप काम आएगा सारा बिंदु यहां पर। विस्तार, देखिए जैसे हमने यहां पर सिस्टम में पढ़ा था वैसा ही बिल्कुल लिखा होगा, विस्तार, वितरण। उसके बाद में हमारा टॉपिक आएगा यहां पर तापमान और वर्षा की मात्रा, पेड़ पौधे व जीव जंतु, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। विस्तार, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार, दस से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों के मध्य, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाया जाता है। महाद्वीपों के पूर्वी भागों में जलवायु प्रदेश पाया जाता है। प्री तो निकल जाता है सर, मेन कैसे निकाले उसकी भी कला बताएंगे, बस अभी पढ़ते जाइए। प्री तो निकाले, आगे उसकी भी चर्चा करेंगे कभी। विस्तार है 10 से 30 डिग्री अक्षांश से मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में। वितरण, यह जलवायु प्रदेश एशिया महाद्वीप में, दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, तथा मध्य अमेरिका व मैक्सिको। एवं ब्राजील देश का पूर्वी तटीय क्षेत्र। मोजाम्बिक व मेडागास्कर देश, मोजाम्बिक व मेडागास्कर देश। दस से 30 डिग्री अक्षांश अगर नहीं लिखा है तो उत्तरी व दक्षिणी दोनों इंप्लाइड होता है साथ में। अगर मैं स्पेशली उत्तरी लिखता तो उत्तरी हो जाता, अगर विस्तार से लिखूं 10 से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी तो उत्तर दक्षिणी हो जाएगा, और ना भी लिखा है तो भी इसका मतलब दक्षिणी व उत्तरी ही समझा जाता है। तो चाहे तो आप लिख सकते हो 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाया जाता है। 10 से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों, उत्तरी व दक्षिणी कर दे एक ही बात है, दोनों शामिल होता है, इंप्लाइड होता है इसमें। पूरे तटीय क्षेत्र मोजाम्बिक, मेडागास्कर देश, मोजाम्बिक, मेडागास्कर देश, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तटीय भाग शामिल है। तो ये हुआ इसका वितरण से संबंधित, विस्तार और वितरण।
ठीक है, क्या कमेंट है आपका? नवाराम जी बताइए, आपके मेरे कमेंट का आंसर नहीं दे, बताइए आपका क्या कमेंट है, कमेंट करिए। टॉपिक से रिलेट होगा, जरूर जवाब दूंगा मैं आपको। बताइए, कमेंट पूछिए जल्दी से आप अपना। तो ये कहलाता है विस्तार और वितरण। वर्षा एवं तापमान। वर्षा एवं तापमान। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर जो अधिकांशतया ग्रीष्म काल में होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, और वो भी कब होती है? ज्यादातर ग्रीष्म काल में। कुछ वर्षा हमारे यहाँ भारत में कब होती है? सर्दियों में भी होती है, मावट वगैरह जिससे कहा जाता है। तो अधिकांश वर्षा होती है ग्रीष्म काल में होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर, वो भी होती है ग्रीष्म काल के दौरान। हाँ, पवने चलती है, मैंने कहा था 6 महीने जलीय पवन है, 6 महीने स्थलीय पवन है, व्यापारिक पवनों के प्रभावित क्षेत्र में रहता है। यहां यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। व्यापारिक पवनें चलती है, बिल्कुल सही कहा, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें यहां से होकर प्रवाहित होती है। यहां तक लिखेगा। आज समय हो गया, कल आएंगे, चर्चा करेंगे इसी में। मैं जिस दिन पढ़ाऊंगा ये सारे समझ में आ गए तो सवाल करने देखे, कल से सवाल लेके आना प्रारंभ करूंगा। टॉपिक पढ़ाऊंगा, सवाल कराऊंगा, कुछ जो पिछले एग्जामों में आ रखे हैं वही प्रश्न लेके आऊंगा ईयर वाइज आपके सामने, तो थोड़ा क्लियर होगा। देखिए एग्जाम में कैसे प्रश्न आ रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, जरा बातें थोड़ी सी क्लियर होने लगेगी, बढ़िया समझ में आने लगेगा। 2-3 जलवायु विभाजन होते ही आपके प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आते रहूंगा। खूब सारा 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस में इसमें करवाऊंगा। मिनिमम 50 क्वेश्चंस पक्के हैं। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।